हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि त्रिपाठी पर। आज हम लोग क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का संपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न से। प्रश्न संख्या 1, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका उत्तर है यूरोप। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर है बूर्बो वंश। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका आंसर है कार्बोनरी। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रिया। काउंट कावूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो इसका आंसर है नाविक। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर है नेपोलियन बोनापार्ट ने। जलवेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इसका अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 में हुई थी। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? इसका आंसर है यूनान। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तो इसका आंसर है तुर्की। आइए अब हम लोग रिक्त स्थान को भरें। तो पहला है रिक्त स्थान में आंसर सेडान होगा। सेडान के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ था। नंबर 2, सेडोवा का युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने पुरातन युग का भी अंत कर दिया। वेटिकन सिटी के राजमहल जहां पोप रहते थे, जो इटली के प्रभाव से बचा रहा। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बावेरिया के शासक ऑटो को वहां का राजा घोषित किया गया। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। निम्नलिखित समूहों का मिलान करें। तो समूह अ और ब यहाँ 2 दिया हुआ है। इसका आंसर कुछ इस तरह से है। मेजनी का आंसर हो जाएगा इटली। हीगेल, इसका आंसर होगा दार्शनिक। बिस्मार्क जर्मन चांसलर। विक्टर इमैनुअल राजनीतिज्ञ। समूह अ और ब को मिलाना है। इसका आंसर है वियना सम्मेलन 1815, मेटरनिख पतन 1848, इटली एकीकरण 1871, सेडान युद्ध 1870। कोसुत हंगरियन राष्ट्रवादी नेता। एड्रियानोपोल की संधि 1829। यूनान की स्वतंत्रता 1832। पोलैंड में आंदोलन 1863। अति लघु उत्तरीय प्रश्न करें। इसको हम लोग ए से डिनोट करेंगे। पहला प्रश्न है राष्ट्रवाद क्या है? इसका उत्तर पेज नंबर 1 पर है। राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनैतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। नंबर 2, मेजनी कौन था? इसका उत्तर पेज नंबर 7 पर है। मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था, लेकिन वह तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों की बेहतर समझ नहीं रखता था, अतः उसमें आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे। अपनी पराजय के बाद भी मेजनी ने हार नहीं मानी। सन 1831 ईस्वी में उसने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। सन 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन भी मेजनी ने किया। प्रश्न संख्या 3, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? इसका उत्तर पेज नंबर 12 पर है। आधुनिक युग के आते आते जर्मनी पूरी तरह से विखंडित राज्य था, जिसमें लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे। उसमें राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक विषमताएं भी थी। उत्तर जर्मन राज्यों में जहां प्रोटेस्टेंट मतावलंबियों की संख्या ज़्यादा थी, वहां प्रसा सबसे शक्तिशाली राज्य था एवं अपना प्रभाव बनाए हुए था। दूसरी तरफ दक्षिण जर्मनी के कैथोलिक बहुल राज्यों की प्रतिनिधि सभा डायट जिंदा थी, जहां सभी मिलते थे। प्रश्न संख्या 4, मेटरनिख युग क्या है? इसका उत्तर पेज नंबर 2 पर है।
सन 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया, जो घोर प्रतिक्रियावादी था। इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर ऐसी व्यवस्था की जिसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में उस शांति संतुलन को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्धों ने समाप्त कर दिया था। गणतंत्र एवं प्रजातंत्र, जो फ्रांस की क्रांति की देन थी, उसका विरोध करना और पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य था। अतः वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिख युग की शुरुआत हुई। आइए अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न करें। प्रश्न संख्या 1, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? 1830 की क्रांति के बाद लुई फिलिप फ्रांस का राजा बना। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति अवलंबन करते हुए सन 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी तरह से वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। फिलिप के पास कोई सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था और न ही उसे विदेश नीति में कोई सफलता हासिल हो रही थी। उसने शासनकाल में देश में भूखमरी एवं बेरोजगारी व्याप्त हो गई। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। राजा ने इस पर रोक लगा दी, अतः पेरिस में विरोध प्रदर्शन हुए और जुलूस निकाले गए। इस पर पुलिस ने गोली चला दी, जिसमें अनेक लोग मारे गए। अतः दमनकारी नीति अपनाए जाने के कारण 1848 ईस्वी की क्रांति आरंभ हो गई। इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? इटली के एकीकरण के दौरान ही जर्मन क्षेत्र में भी समान प्रक्रियाएं चल रही थी। इटली के एकीकरण के मार्ग में ऑस्ट्रिया बाधक बना हुआ था। 1830 की क्रांति के बाद इटली में भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गए। मेजनी ने इन नागरिक आंदोलनों का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख द्वारा इन राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलनों को दबा दिया गया। इससे इटली का एकीकरण रुक गया। जर्मनी में भी राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने में ऑस्ट्रिया ने मेटरनिख द्वारा दमनकारी कानून कासवाद के आदेश को जारी किया। अतः दोनों देशों के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बाधक था। प्रश्न संख्या 3, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति के पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजात्य वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों, सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनैतिक रूपरेखा प्रदान की, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन की सुधारवादी नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जागा। प्रश्न संख्या 4, गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण गैरिबाल्डी की तलवार ने पूरा किया। वह युद्ध की नीति में विश्वास करता था। उसने सशस्त्र युवकों की एक टुकड़ी बनाई जो लाल कुर्ती कहलाए। इनकी सहायता से उसने सिसिली पर अधिकार कर वहां गणतंत्र की स्थापना की। वह पोप के राज्य पर भी आक्रमण करना चाहता था, परंतु कावूर ने इसकी अनुमति नहीं दी। प्रश्न संख्या 5, विलियम एक के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? विलियम एक अर्थात राजा जानता था कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस को पराजित किए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। 1862 में विलियम ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिक बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी की समस्या का समाधान प्रसा के नेतृत्व में रक्त और तलवार की नीति से होगा। अतः अगर विलियम एक बिस्मार्क को चांसलर न बनाया होता तो बिस्मार्क के लिए जर्मनी का एकीकरण असंभव प्रतीत होता। आइए अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करें। प्रश्न संख्या 1, इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी के योगदानों को बताएं।
मेजनी को इटली के एकीकरण को पैगंबर कहा जाता है। वह दार्शनिक, लेखक, राजनेता, गणतंत्र का समर्थक एवं एक कर्मठ कार्यकर्ता था। उसका जन्म 1805 में सार्डिनिया के जिनोवा नगर में हुआ था। 1815 में जब जिनोवा को पिडमोंट के अधीन कर दिया गया, तब इसका विरोध करने वाले में मेजनी भी था। राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर उसने गुप्त क्रांतिकारी संगठन कार्बोनरी की सदस्यता ग्रहण की। अपने गणतंत्रवादी उद्देश्यों के प्रचार के लिए मेजनी ने 1831 में मार्सेई में यंग इटली तथा 1834 में बर्न में यंग यूरोप की स्थापना की। इसका सदस्य युवाओं को बनाया गया। मेजनी जन संप्रभुता के सिद्धांत में विश्वास रखता था। उसने जनार्दन, जनता तथा इटली का नारा दिया। उसका उद्देश्य ऑस्ट्रिया के प्रभाव से इटली को मुक्त करवाना तथा संपूर्ण इटली का एकीकरण करना था। इटली के एकीकरण में कैवूर और गैरिबाल्डी के योगदान को भी देख लेते हैं हम लोग। इटली का एकीकरण मेजनी, कैवूर, गैरिबाल्डी के सतत प्रयासों से हुआ था। इटली के एकीकरण में कैवूर का मानना था कि सार्डिनिया के नेतृत्व में ही इटली का एकीकरण संभव था। उसने प्रयास आरंभ कर दिए। विक्टर इमैनुएल के प्रधानमंत्री के रूप में उसने इटली की आर्थिक और सैनिक शक्ति सुदृढ़ की। पेरिस शांति सम्मेलन में उसने इटली की समस्या को यूरोप का प्रश्न बना दिया। 1859 में फ्रांस की सहायता से ऑस्ट्रिया को पराजित कर उसने लोम्बार्डी पर अधिकार कर लिया। मध्य इटली स्थित अनेक राज्यों को भी सार्डिनिया में मिला लिया गया। इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी के योगदान को देखते हैं। उसका मानना था कि युद्ध के बिना इटली का एकीकरण नहीं होगा, इसलिए उसने आक्रामक नीति अपनाई। लाल कुर्ती और स्थानीय किसानों की सहायता से उसने सिसिली और नेपल्स पर अधिकार कर लिया। इन्हें सार्डिनिया में मिला लिया गया। वह पोप के राज्य पर भी आक्रमण करना चाहता था, परंतु कावूर ने इसकी अनुमति नहीं दी। प्रश्न संख्या 2, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ की मृत्यु के बाद प्रसा का राजा विलियम प्रथम बना। वह राष्ट्रवादी था तथा प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था। विलियम जानता था कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस को पराजित किए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है, अतः उसने 1862 ईस्वी में ऑटोवान बिस्मार्क को अपना चांसलर प्रधानमंत्री नियुक्त किया। बिस्मार्क प्रख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ था। जर्मनी के एकीकरण के लिए वह किसी भी कदम को अनुचित नहीं मानता था। उसने जर्मन राष्ट्रवादियों के सभी समूहों से संपर्क स्थापित कर उन्हें अपना प्रभाव में लाने का प्रयास किया। बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी की समस्या का समाधान बौद्धिक भाषणों से नहीं, आदर्शवाद से नहीं, वरन प्रसा के नेतृत्व में रक्त और लौह की नीति से होगा। 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा दक्षिणी रान्य उत्तरी जर्मन महासंघ में मिल गए। अंततोगत्वा जर्मनी 1871 ईस्वी में एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में यूरोप के मानचित्र पर उभरकर सामने आया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण थी। 3, राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभाव की चर्चा करें। कारण, यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना को 1789 की फ्रांसीसी क्रांति तथा नेपोलियन की विजयों ने बढ़ावा दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने कुलीन वर्ग के हाथों से राजनीति को सर्वसाधारण एवं मध्यम वर्ग तक पहुंचा दिया। नेपोलियन ने विजित राज्यों में राष्ट्रवादी भावना जागृत कर दी। साथ ही नेपोलियन के युद्धों और विजयों ने अनेक राष्ट्रों में फ्रांसीसी आधिपत्य के विरुद्ध आक्रोश पनपा, जिससे राष्ट्रवाद का विकास हुआ। आइए अब हम लोग प्रभाव की बात करें। 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप में जिस राष्ट्रवाद की लहर चली, उसके व्यापक और दूरगामी प्रभाव यूरोप और विश्व पर पड़े, जो निम्नलिखित थे। पहला, राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर अनेक राष्ट्रों में क्रांतियों और आंदोलन हुए। इसके फलस्वरूप अनेक नए राष्ट्रों का उदय हुआ, जैसे इटली और जर्मनी के एकीकृत राष्ट्र बने। नंबर 2, यूरोपीय राष्ट्रवाद के विकास का प्रभाव एशिया और अफ्रीका में भी पड़ा। यूरोपीय उपनिवेशों के आधिपत्य के विरुद्ध वहां भी औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हो गए। नंबर 3,
राष्ट्रवाद के विकास ने प्रतिक्रियावादी शक्तियों और निरंकुश शासकों का प्रभाव कमजोर कर दिया। प्रश्न संख्या 4, जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दें। जुलाई 1830 में चार्ल्स दसम के स्वेच्छाचारी शासन के विरुद्ध फ्रांस में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी। फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुर्बो राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया तथा लुई 18वां का फ्रांस का राजा बना। उसने फ्रांस की बदली हुई परिस्थितियों को समझा और फ्रांसीसी जनता पर पुरातन पंथी व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। उसने प्रतिक्रियावादी एवं सुधारवादी शक्तियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। उसने संवैधानिक सुधारों की घोषणा भी की। 1824 में उसकी मृत्यु के बाद फ्रांस का राज सिंहासन चार्ल्स दसम को मिला। वह एक स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश शासक था जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता एवं जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलीग्नेक को प्रधानमंत्री बनाया गया। पोलीग्नेक ने पूर्व में लुई 18वें द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना तथा उसे विशेषाधिकारों से विभूषित करने का प्रयास किया। उसके इस कदम को उदारवादियों ने चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उदारवादियों ने पोलीग्नेक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया। चार्ल्स दसम ने इस विरोध को प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेशों द्वारा उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास किया। इन अध्यादेशों के विरुद्ध पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई। 27 से 29 जुलाई तक जनता और राजशाही में संघर्ष होता रहा। इसे ही जुलाई क्रांति कहते हैं। और दीर्घ उत्तरीय का अंतिम प्रश्न, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दें। यूनान का अपना गौरवमय अतीत रहा है। यूनानी सभ्यता का साहित्यिक प्रगति, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा, विज्ञान आदि क्षेत्रों की उपलब्धियां यूनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत थे। परंतु इसके बावजूद भी यूनान तुर्की साम्राज्य के अधीन था। फ्रांसीसी क्रांति से यूनानियों में भी राष्ट्रीयता की भावना की लहर जागी। फलतः तुर्की शासन ने स्वयं को अलग करने के लिए आंदोलन चलाए जाने लगे। इसके लिए इन्होंने हितेरिया फिलाडक नामक संस्था की स्थापना ओडेसा नामक स्थान पर किया। इसका उद्देश्य तो शासन को यूनान से निष्कासित कर उसे स्वतंत्र बनाना था। क्रांति के नेतृत्व के लिए यूनान में शक्तिशाली मध्यम वर्ग का भी उदय हो चुका था। यूनान में विस्फोटक स्थिति तब और बन गई जब तुर्की शासकों द्वारा यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में संलग्न लोगों को बुरी तरह कुचलना शुरू किया। 1821 में अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया। अंततः 1829 ईस्वी में एड्रियानोपोल की संधि द्वारा तुर्की की नाममात्र की अधीनता में यूनान को स्वायत्तता देने की बात तय हुई। फलतः 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। बवेरिया के शासक ओटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित किया गया। इसके परिणाम, यूनानियों ने लंबे और कठिन संघर्ष के बाद ऑटोमन साम्राज्य के अत्याचारी शासन से मुक्ति पाई। यूनान के स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र का उदय हुआ। यद्यपि गणतंत्र की स्थापना नहीं हो सकी, परंतु एक स्वतंत्र राष्ट्र के उदय ने मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति को गहरी ठेस लगाई। इस तरह से आज हम लोगों ने कक्षा 10 इतिहास पाठ 1 का संपूर्ण प्रश्न उत्तर किया। आशा करता हूँ आपको आज का यह वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। कक्षा 10 के पुराने सभी वीडियो मेरे इस वीडियो के लिंक में दिए गए हैं, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।